राजनीतिक विश्लेषक अनिल गर्ग जी का हम स्वागत करेंगे। बहुत बहुत तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। अनिल गर्ग जी हमारे पहले खास मेहमान इस खास डिबेट में, बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बैठिए। दूसरा बेहद खास मेहमान हमारे साथ राकेश सिंह परमार, जाना पहचाना चेहरा, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबका आगे बढ़ाएंगे। तो जिस तरह की तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं बिहार की, वो किसी से अछूती नहीं है। हर कोई उसको बहुत बारीकी से समझने का प्रयास भी कर रहा है, लेकिन नीतीश बाबू हैं जो अपने फैसलों से हर किसी को चौंका देते हैं। और यही कारण है कि नीतीश कुमार कब क्या कर जाएं कुछ भरोसा नहीं। उनके खुद के अलायंस के पार्टनर तक चौंक जाते हैं, या कहा जाए हैरान रह जाते हैं। एक एक करके शुरुआत में अनिल जी आपसे करूंगा, जब आप पिछले 12 या 14 या 48 घंटे के समीकरण को आप देख रहे हैं, तो क्या आप शॉक्ड हुए थे? आपको लगा था कि अरे ये क्या हो गया, या आप निश्चित थे कि भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चुनाव से ऐन पहले तो ऐसा होना ही था? देखिए, आज जो हो रहा है, पिछले आप 24 से 48 घंटे की जो चर्चा कर रहे हैं, उसके पीछे थोड़ा सा इतिहास के पीछे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जेडीयू जब आत्ममंथन करता है, आप पीछे 2 बार की जो नीतीश जी का पाला बदलने का इतिहास उसको देखिए। 2014 में वो आरजेडी के साथ थे, जब जनरल इलेक्शन हुआ तो उनको क्या मिला। 2015 में जब भाजपा के साथ मिलकर असेंबली का चुनाव लड़ा, तब उन्होंने जेडीयू ने कितनी सीट जीती। 2019 में जब वापस भाजपा के साथ मिलकर जनरल असेंबली जीती तो 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती। उसके बाद फिर दोबारा पासा पलटा, और 2020 में जब आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन ने चुनाव लड़ा, तब जेडीयू ने कितनी सीटें जीती। आपको समझ में आ जाएगा। जब वो भाजपा के साथ रहे, तब तक वो बड़े भाई की भूमिका में रहने के साथ साथ सीटों का भी इजाफा उनके पक्ष में ज्यादा रहा। यानी जनता ने बीजेपी का साथ उनको सराहा है, और अभी भी स्थिति कमोबेश यही बनी हुई है। 2020 में जरूर उनको सीएम की सीट दे दी गई, लेकिन आप देखिए आरजेडी के मुकाबले उनकी सीट कितनी कम थी। करीबन 25 से 30 सीटों का उनको नुकसान झेलना पड़ा 2015 के मुकाबले। अब उनको आकलन यह है कि 2024 में अगर वो आरजेडी के साथ ही जनरल इलेक्शन में जाते हैं, तो क्योंकि पूरी देश की जनता, जैसा कि माहौल बना हुआ है, नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से मुख्य प्रधानमंत्री बनना देखना चाहती है। तो ऐसा ना हो कि 40 में से, जैसे पिछली बार 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, और इस बार एनडीए की बजाय वो महागठबंधन का पार्टनर है, दोबारा एनडीए ने ऐसी ही बड़ी जीत हासिल की, तो जेडीयू और आरजेडी का भविष्य क्या होगा। पिछली बार आरजेडी को एक भी सीट नहीं लोकसभा की मिली। इस बार अगर आरजेडी जेडीयू और दोनों मिलकर जाते हैं और 1-2 सीटें जीत भी लेते हैं 40 में, तो उनकी राजनीतिक हैसियत जीरो हो जाएगी। नीतीश बाबू इस बात को ठीक से समझते हैं। दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, नीतीश जी का बिहार की राजनीति में उदय ही लालू यादव के विरोध के कारण होता है। जब उन्होंने जनता दल छोड़ा, समता पार्टी बनाई और समता पार्टी के सर्वे सर्वा रहे, तो वहां से इनकी लड़ाई जो शुरू होती है वो आरजेडी के विरोध के, लालू विरोध के कारण हुई, और लालू विरोध के साथ ही बीजेपी के साथ के कारण ही वो मुख्यमंत्री बने, जितनी बार भी बने। तो कुल मिला के जनता को भी ने भी उनको नेतृत्व को तभी मान्य किया जब वो लालू के खिलाफ लड़ रहे थे। लालू के साथ आने पर जनता उनको मान्य नहीं करती है। ये मैंने आपको 2014 और 2020 के चुनाव नतीजों के रिजल्ट के हिसाब से बताया है। तो नीतीश जी को ये बात समझ में आती है। देखो, बीजेपी को छोड़ के जाने का इकलौता एक कारण था, उनको मालूम था बीजेपी में जो एक बड़ी पोस्ट है प्रधानमंत्री पद, अगर वो एनडीए में रहेंगे तो ये पोस्ट कभी उनके हिस्से में आने वाली नहीं है। वो ये सोच रहे थे कि खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए, अगर जो नया गठबंधन जिसको महागठबंधन बोला गया, अभी इंडी गठबंधन बोला गया, अगर इसमें कहीं वो सर्वोच्च नेता बन जाए कांग्रेस को पीछे करके, हो सकता है उनका नंबर आ जाए और सभी वोट विपक्षी दल इकट्ठा होकर ऐसा कुछ हो जाए तो हमारा को बहुमत मिले और मुझे प्रधानमंत्री पद मिले। क्योंकि वो उनका बार बार दिल में अच्छा है, ये दिल मांगे मोर। सीएम की कुर्सी से वो बोर हो गए, सीएम पे लगातार रहने का उनको लगता है इससे ज्यादा चाहिए, और इससे ज्यादा प्रधानमंत्री पद ही हो सकता है। जो एनडीए में सीट खाली ही नहीं है, पद खाली ही नहीं, तो मिलता नहीं। इसलिए ना कि कोई उनका कोई दुराव था, कोई भेदभाव था, कोई मतभेद था, इस कारण नहीं, अति लालसा के कारण वो उसमें गए थे। अब उनको लग रहा है कि रहा साहा जो उनके पास है वो भी छीन जाएगा। अब पहले इसको बचाने की तैयारी कीजिए नया कुछ लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया इंडी गठबंधन ने उनको कन्वीनर बनाया नहीं, कभी चेयरमैन की बात किसी और की हो रही है, इनके नाम की बात चलती है तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार की बात ही नहीं होती, वो कांग्रेस का ही लिस्ट बांधती है। तो कुल मिला के उनको ये समझ में आ गया कि यहाँ
पे रहने से जो मेरे पास आज के दिन है ये भी छीन जाने के पूरा अंदेशा है और कुछ मिलने की उम्मीद नहीं, तो उनका मन दोबारा से पलटा है। नीतिगत रूप से वो कभी आरजेडी के साथ रहे नहीं, नीतिगत रूप से वो भाजपा के साथ ही रहे और भाजपा के साथ लंबे समय तक साथ रह के ही उनको जनता का विश्वास प्राप्त हुआ। ठीक है राकेश जी, यहां पर अनिल जी कहते नजर आ रहे हैं कि भाई नीतीश बाबू के अंदर तो ये दिल मांगे मोर की भावना घर कर गई है, लेकिन अगर हम आपसे पूछें तो ये सुशासन बाबू से पलटू राम तक का जो सफर है नीतीश कुमार का, इसे आप किस नजर से देखते हैं और मौजूदा वक्त में जो स्थितियां बनी हुई हैं ये कितनी पेचीदा स्थितियां हैं जहां पर नीतीश कुमार को भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आखिरकार करें तो करें क्या? ये परिस्थितियां बनी कि जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सब कोई, ये रामायण में चौपाई है। नीतीश कुमार की स्थिति बिहार में लालू प्रसाद ने पहले बुरा किया था, इस टाइम भी बुरा किया है, वो कोई नया नहीं है। लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति है दबाव की, वो पहले टाइम में था। नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी थी कि वो दबाव की राजनीति करते हैं जी, लेकिन जैसा कि अनिल सर ने कहा कि उनको एक मौका लगा कि भाई शायद मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो सकता हूं और बन भी सकता हूं, और राजनीति में नहीं उनको तो 2014 के चुनाव में भी लगा था ना, तभी तब वहीं से आ रहा हूँ, 14 से आ रहा हूँ कि 14 में हुआ क्या, 14 में नरेंद्र मोदी की इतनी व्यापक विराट छवि नहीं बनी थी, क्योंकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और यहाँ राजनाथ सिंह थे, अडवाणी जी थे, सुषमा जी थी, मतलब भाजपा में बहुत ऐसे लोग थे जिनके पीछे मोदी जी खड़ा रहते थे, मतलब अगली पंक्ति के नेता मोदी नहीं थे। तो उनको लगा कि भाई अगर मोदी को अनाउंस कर दिया गया है तो भाजपा के जो धुरंधर लोग हैं वो इनको चलने नहीं देंगे और जरूर कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश बनता है और प्रधानमंत्री की दावेदारी पर मैं उपयुक्त हो सकता हूं। अगर मैं इंडिया में रहूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मुझे इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा। तो वो जो उस वक्त इंडिया छोड़े थे वो इसलिए नहीं छोड़ते कि उसको मोदी से कोई एलर्जी था या 2002 वाला कांड जो वो बोले थे वो था नहीं, क्योंकि 2002 के बाद तो पूरा सरकारी बनाए चलाए थे, वो हुआ नहीं। मोदी की रूप छवि एकदम राजनीति में विराट और अजय की तरह से बढ़ती जा रही है और अब तो बिल्कुल अजय हो गया है। मोदी के विरुद्ध नाम लेने की शक्ति में कोई आज के तारीख में राजनीति में नहीं रहा। तब उन्होंने किया कि भाई इंडिया गठबंधन बनाया जाए और जो अभी इंडिया गठबंधन जो कहीं दिख रहा है, अगर है समाचारों में तो कम से कम है ही है, तो वो उसकी परिकल्पना निस्संदेह नीतीश कुमार ने किया था। जिस पेड़ को वो लगाए उसका फल छोड़िए छाया तक नीतीश कुमार को देने को लोग मंजूर नहीं कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार के पास क्या दबाव था? लालू प्रसाद सुबह शाम उठते पहला फोन करते हैं कि क्या हुआ, कब छोड़बो हो। वो चाह रहे हैं कि जो सदस्य संख्या अभी आई है किसी भी वजह से वो दोबारा लालू जी के बेटे के नेतृत्व में आने की संभावना दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि लालू जी करिश्माई नेता थे, उनका बेटा में वो करिश्मा होगा यह देखने वाली बात है, वर्तमान में तो नहीं लग रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि इसी कार्यकाल में मेरा बेटा एक बार मुख्यमंत्री बन जाए और मुख्यमंत्री बनेगा तो कुछ और करने के उपाय किया जा सकता है। नीतीश कुमार को लग रहा है कि भाई मैं जिस वजह से छोड़ा हूं वो मनोकामना पूरा नहीं हो रहा है। ना तो इंडिया गठबंधन मेरे को कोई कन्वीनर बना रही है, ना प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बना रही है, मुख्यमंत्री के सीट पर दबाव लालू प्रसाद रोज रोज दे रहे हैं, प्रशासनिक क्षमता आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता दूं, एक जिला अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव को सरेआम ये धमकी दे रहा है कि नहीं फिर तो वो एक्शन लेना पड़ेगा और 6 महीने की गिरफ्तारी और अर्थदंड है। ये मतलब ये मैं समझ रहा हूं कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच जो प्रशासनिक अमला पीस रहा था वो पार्टी बन रहा था। ध्यान दीजिएगा, नीतीश कुमार ने कल ही सब लोगों को इधर उधर किया है, चंद्रशेखर हटाए गए हैं, जो डॉक्टर चंद्रशेखर थे वो हटाए गए हैं। इस वजह से ये सब चीज हो रहा था और नीतीश के पास कोई ऑप्शन था नहीं लालू प्रसाद को छोड़ने का। लेकिन लालू प्रसाद को छोड़ करके नीतीश कितना हासिल कर रहे हैं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन भाजपा हासिल करेगी ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है, लेकिन अनिल जी जिन स्थितियों से इस वक्त नीतीश कुमार जी गुजर रहे हैं, अन्याय तो हुआ है ना उनके साथ? आपको लग रहा है कि अन्याय कहीं ना कहीं तो हुआ? जिस इंडी अलायंस की हम बात कर रहे हैं, जो यूपीए का एक नया एक फॉर्मेट है, शुरुआत एक परिकल्पना, उसको जमीन पर उतारने का काम, तमाम लोगों से मुलाकात करने का काम तो नीतीश कुमार ने किया था। लेकिन जब सब कुछ ढांचा तैयार हो गया तो कांग्रेस ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, तो नीतीश कुमार की तो नाराजगी बनती है। और दूसरा, नीतीश कुमार जो नाराज बने हुए वो उनका तो साफ कहना है कि भाई आप फैसले लेने में देर क्यों कर रहे हो,
चुनाव सर पर आ गया है, बीजेपी ने तमाम झंडे गाड़ दिए हैं, आपके ना लोगों का पता है, ना आपके जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का पता है, ना आपके प्राइम मिनिस्टर फेस का पता है, ना आपके कन्वीनर का पता है, ना आपके जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ना आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो, कुछ अता पता नहीं है। आप फैसले लेंगे तो लेंगे कब? तो उनकी नाराजगी तो जायज थी। देखिए, जब विपक्षी गठबंधन की बात आप करते हैं ना, मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ। सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू ने विपक्षी एकता का बिगुल फूका था। आज उनकी स्थिति क्या है? वो यहाँ आसपास भी नहीं है। उसके बाद बीआरएस जो पहले टीआरएस थी, उसके जो चीफ हैं चंद्रशेखर भी, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी। आज वो इंडी गठबंधन का पार्ट भी नहीं है। तीसरी कोशिश जो की नीतीश कुमार ने की, तो आप देखिए जो पहले दो कोशिशों के करने धरने वालों की स्थिति कुछ नहीं है, तो इनकी भी क्या होनी थी। देखिए, दो बड़े हिस्सेदार थे इसके इंडी गठबंधन के, एक थे नीतीश बाबू, दूसरे थे ममता जी। ममता जी ऐलान कर चुकी है वो अकेले लड़ेंगी, और नीतीश जी को ऐलान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पासा ही पलट लेंगे तो वो इसका हिस्सा रहेंगे ही नहीं। तो कुल मिला के ये है कि क्योंकि कांग्रेस की नीति ये है, देखिए इनमें एक बड़ी मजेदार बात है विपक्षी पार्टी में, इंडी गठबंधन के सभी साथियों में, वो ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी हार जाए। ये तो चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि उनके साथी वाले जीते। वो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी हारे, लेकिन सीट सिर्फ हमारी बढ़े। बस यही एक पेच है जो फंसता है। कांग्रेस है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा दल है इंडी गठबंधन का, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन वो भी क्या चाहती है? वो चाहती है 400 के आसपास सीटें, जैसे पिछली बार उसने लड़ी थी, ऐसे ही कम से कम 400 सीटें वो लड़े। हालांकि 400 सीट जीत के लड़ने के बाद सीटें सिर्फ 55 जीती, सिर्फ 250 के आसपास सीटें थी जिनके वो नंबर 2 थे टोटल मिला के, यानी जीती या नंबर 2 रहे। तो कायदा तो ये बनता है कि आधी सीट पे, 543 सीटों में से आधी सीट पे तो कांग्रेस लड़ती और आधी पे बाकी गठबंधन को मौका देती। लेकिन कांग्रेस चाहती है जहां उसका वत्सव है वो तो वहां लड़े ही, वहां पे बाकी लोग मांगे ही नहीं, और जहां वो कुछ नहीं है वहां पे भी उसको करीबन 100 सीटें दे दी जाए। उसने एक रोड मैप भी तैयार किया था, अगर आपको मालूम हो, कि 291 सीटों पर तो वो अपने आप घोषणा करेगी, किसी से पूछताछ नहीं, और करीबन 85 सीटें वो गठबंधन से मांग रही है। तो कुल मिला के हर दल ये चाह रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सोचती है मैं बड़ा भाई हूं, मैं कांग्रेस को 3 या 4 सीटें दूं, वो 20 सीटें मांग रही है। ऐसे वेस्ट बंगाल में वो 10 सीटें चाहती है, जबकि वो टीएमसी उसको 2 सीटें से ज्यादा देना नहीं चाहती। अधीर रंजन ने बयान भी दिया, 2 सीटें तो हम पिछली बार भी जीते थे जब गठबंधन में नहीं थे, तो इस बार भी जीत लेंगे, फिर हमें भीख क्यों चाहिए। यानी जो अंतर कला है वो एक बड़ी चीज है। एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला और है, इंडी गठबंधन में कांग्रेस को छोड़ के बाकी जितने भी दल हैं, उनका उदय, उनकी प्रगति, उनका वोट बैंक सब कुछ वही है जो कांग्रेस का था। यानी वो कांग्रेस से लड़के ही अपने अस्तित्व में आए, और कांग्रेस जो उनका वोट बैंक बना वो भी वही बना जो कांग्रेस का, और कांग्रेस को हरा के सत्ता में आए। आप एक एक करके शुरू करिए। टीएमसी है, टीएमसी आखिर किससे टूटी? कांग्रेस से टूटी, और टीएमसी ने ही वही लोग बने, वही वोट बैंक बना और सत्ता में आई। उसके बाद इधर आ जाइए आप, आरजेडी किससे लड़के सत्ता में आई थी? आरजेडी सत्ता में लड़के आई थी कांग्रेस से, आरजेडी कोई बीजेपी से लड़के सत्ता में नहीं आई थी। उसके बाद इधर आइए एसपी है, एसपी किससे लड़के सत्ता में आई थी? कांग्रेस से लड़के सत्ता में आई थी। आम आदमी पार्टी बिहार, इसमें दिल्ली में, पंजाब में किससे लड़के सत्ता में आई? वो कांग्रेस से लड़के सत्ता में आई। आप वापस तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में चले जाइए, तेलंगाना में बीआरएस किससे लड़के सत्ता में आई, और अभी कांग्रेस ने किसको हराया? बीआरएस को हराया। इनकी लड़ाई उनकी है, बीजेपी कहीं पिक्चर में नहीं है। वाईएसआर कांग्रेस है, किसका हिस्सा थी? कांग्रेस का। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है जो आज बीजेपी को कोस रही हैं, दरअसल वो कांग्रेस से लड़कर ही सत्ता में आई है। लेकिन अब जो आपने इंपॉर्टेंट बात की ना कि बीजेपी से लड़ने की बात करें, लेकिन बीजेपी ऐसी स्थिति में है जहां पर वो ताली बजा रही है कि भाई क्या खेल कर रहे हो आप लोग, आपको कुछ अता पता नहीं। मैं इसी पे लौटूंगा सर, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार भविष्य की संभावनाएं क्या कुछ कहती है। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें हमारे साथ। चर्चा कर रहे हैं, और इससे पहले कि अगला सवाल इन तमाम दोनों खास मेहमानों के सामने रखे, कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं। जिस तरह से पल पल की राजनीति बदल रही है, पल पल बयान भी बदल रहे हैं। जो कल तक कुछ और कह रहे थे वो सुबह होते होते कुछ और कहते नजर आ रहे हैं। यानी कि किस पर भरोसा करें, किस पर भरोसा ना करें, ये एक अलग जो पूरा पेज फंसता नजर आ रहा है। इससे पहले कि सवाल करें, आइए कुछ राजनीतिक बयान आपको दिखा देते हैं और बताते हैं कि किस तरह से हर एक राजनीतिक दल बिहार की सीटों को लेकर, बिहार के भविष्य को लेकर किस तरह से अपना गणित बुन रहा है। और जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है तो वो तो बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी से अपना हमेशा के लिए नाता तोड़ चुके हैं। और बावजूद उसके अगर इस तरह की खबर कोई आती है और
जिसकी संभावना नहीं है, अगर ऐसा होता है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। देना है आरजेडी को, तेजस्वी जी को या नीतीश कुमार को। न लालू यादव अभी कहे हैं कि हम निकल गए हैं, और न नीतीश कुमार कहा है कि हम छोड़ देंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगा? हाँ, हम यहाँ के प्रमुख पार्टी है, आने वाले दिन में मेरा शासन पार्टी जनता अगर मुझे बिठाएगी तो मैं राजनीतिक दल से सशक्त राजनीतिक दल का एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी पूरी गंभीरता से नजर रखी है। मुझे तो अभी तक इसको मैं क्या कहूं, अफवाह ही मानूंगा ना, क्योंकि कल आपको स्मरण हो मैंने कहा था कि जो संशय की स्थिति है वो संशय असहज कर रहा है, और इस असहजता को दूर करने का एक ही व्यक्ति के पास निदान है, और वो है माननीय मुख्यमंत्री जी। उसका कोई मुझे जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तक अभी आप जो कार्यशैली देखें, आपने तो बिहार को इतने वर्षों में कवर किया, आप देखें नौकरी रोजगार क्या क्या नहीं, बिहार मतलब चर्चा का विषय पूरे देश में अच्छे कारणों से। तो मुझे तो कहीं नहीं दिखता है कि इसमें कोई दरार कोई रार। इस्तीफा का कहां सवाल उठता है? ये तो रूटीन वर्क है, विधायक दल की बैठक विधायक दल के नेता हैं, होते रहती है। ये किसी को कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, सब कुछ ठीक है। संशय असमंजस की स्थिति बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, और आने वाले दिनों में कल क्या होगा आगे आगे देखिए होता है क्या, जो भी होगा, जो भी परिस्थिति उत्पन्न होगा उसके लिए सामना करने के लिए हमारी पार्टी हमारे नेता तैयार रहते हैं। जदयू के विधायक गोपाल मंडल उन्होंने कहा कि महागठबंधन की नीतीश कुमार में सम्मान नहीं किया गया। ये सब बकवास की बात है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का पूरा सम्मान सब दिन हमारी पार्टी ने हमारे नेता ने किया। मौजूदा स्थिति पर यह कह सकता हूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ये इंडिया अलायंस तोड़ो यात्रा हो रही है क्या? बंगाल में ममता दीदी को तोड़ा, यहाँ पर उनके प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का स्टेटमेंट पड़ा कि हम इनको डीसीएम करेंगे, उनको मतलब वो नीतीश को तोड़ रहे हैं क्या? ये पता नहीं चला कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो है या इंडिया अलायंस तोड़ो यात्रा है। तो देखा आपने, हर कोई अपनी ढपली अपने राग के हिसाब से अपने ख्याली पुलाव बना रहा है, और यहां तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने से स्थिति नजर आ रही है। लेकिन राकेश जी, ये तमाम बयानों के बीच अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे वो ये है कि हर कोई मौजूदा स्थिति के हिसाब से ही अपने आगामी फैसले लेता है। गिरिराज सिंह या फिर सुशील मोदी जो कल तक कहते नजर आ रहे थे कि भाई 2024 से पहले जेडीयू के लिए एनडीए में रेड सिग्नल है, सवाल ही नहीं उठता, तमाम दरवाजे बंद हैं। लेकिन सुबह सुबह बयान देते नजर आते कि भाई कौन रहेगा कौन जाएगा ये फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व करेगा। अब इन फैसलों के पीछे की स्थिति क्या कुछ नजर आती है? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल राकेश जी, अगर जेडीयू कल को एनडीए का हिस्सा बनती है तो जो अन्य घटक दल हैं बिहार के एनडीए के, पशुपति पारस जी के, उपेंद्र कुशवाहा के, चिराग पासवान के, जीतन राम मांझी के, आपको लगता नहीं ये थोड़े असहज हो जाएंगे? देखिए, असहज वाली स्थिति राजनीति में होती ही नहीं है, सुविधा की राजनीति होती है। अगर आज मुझे आपके साथ मिल करके कुछ सत्ता में बने रहने और सत्ता से कुछ हासिल करने का सुविधा है तो हमको सुविधा है, उसमें कुछ असहज होती नहीं है। नहीं तो राजनीतिक दल के लोग चुनाव लड़ते इस निशान पर जाते, उस निशान पर, बात उस निशान पर करते, ये नहीं होता। हमारे यहाँ ये बड़ा विकट स्थिति है, क्योंकि जवाबदेही जनता के वोटों की नहीं है कि भाई मैंने तो आपको फलाना के लिए दिया था, वो चर्चा का विषय नहीं है। दूसरा कि घटक दल बिहार में कौन इस हैसियत में है जो मोदी के विरुद्ध बोलेगा? मैंने शुरू क्या बोला, जहां पर कृपा राम के हुई ता पर कृपा करे सब कोई। ये जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उससे ये जात की राजनीति करने वालों की दुकान बंद होती दिख रही है, क्योंकि अब हर जगह राम है। दलित के घर में भी राम है, सवरी के घर में भी राम है, निषाद राज के घर में भी राम है, और परमार जी के घर में भी राम। यानी कि मंडल पर कमंडल भारी पड़ रहा है। नहीं, मंडल उंडल की राजनीति अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो देखिए, दो तीन चीजें बड़ा बीच में एक अलग से बता दूं। नरेंद्र मोदी के आने से पिछला कार्यकाल में
जो माफिया डॉन और गुंडे थे उसमें से बहुतों का जमानत जब्त हो गई। इसी बिहार का सिवान का एक सांसद होता था कि कोई फार्म नहीं भरता था, उसका जमानत जब्त हो गया। बाद में उसकी बीवी लड़ी, उसकी भी जमानत जब्त हो गई। ठीक है। मतलब माफिया, गुंडा, बंदूक वाले लोग, बाहुबल वाले लोगों का वर्चस्व खत्म हो गया। उसके बाद जातीय, आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो इतनी संख्या बढ़ी जाए, चाहे बिहार में 39 सीट जीता था नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश कुमार लड़के, तो अगर जाति होती तो फिर तो लालू प्रसाद को भी मौका मिलता ना भाई, लेकिन नहीं मिला। तो जाति टूट रहा है और ये देश के लिए बढ़िया है कि अगर जाति टूट रहा है। हाँ, लेकिन धर्म पर भी नहीं होने चाहिए, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि विकास की राजनीति की हम बात करते हैं। अब आप आ रहे थे घटक दलों की, देखिए घटक दल में एक आदमी की असहज स्थिति होगी, वो होगी चिराग पासवान की, क्योंकि वो बड़ा नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे। लेकिन वो जब अमित शाह के सामने नीतीश और चिराग बैठेंगे तो वो उनका पांव छुएगा, चाचा जी नमस्कार, आप हमारे पिता तुल्य हैं, अब तो मेरे बाप रहे नहीं, आप ही लोग हमारे पिता तुल्य हैं, बच्चे की नादानी भूल जाओ। वो कहेगा कोई बात नहीं, हमारा बच्चा उत्पात कर रहा है, तू भी कर दिया, वो माफी हो जाएगा और चिराग को मंत्रिमंडल में ले लिया जाएगा, उसको एक कंपनसेशन मिल जाएगा। रहा उनके पशुपति पारस, तो आपको पता होना चाहिए कि पशुपति पारस तो नीतीश कुमार का आदमी है। वो नीतीश कुमार में जा रहे थे, इसीलिए आनंद फानन में नरेंद्र मोदी ने उनको मंत्रिमंडल बना कर रोका कि भाई इधर ही रुको, तो उनको कोई नहीं होगी। जीतनराम मांझी की बात है, जीतनराम मांझी के लिए अपने बेटे और खुद के हित देखना है। बेटा उधर सेट हो जाएगा, एक इधर सेट हो जाएंगे, उनको और कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो जाति की दुकान चलाते हैं, मैं फिर से बड़ी जिम्मेदारी से करो, राजनीति नहीं है, ये दुकान जो चलाते हैं उनका अपना भला होना चाहिए। क्योंकि जितने जाति की राजनीति करने वाले हैं, केंद्र में बाप है तो राज्य में बेटा है, या राज्य में बाप है तो केंद्र में बेटा है, वो सब जो लीजिए यूपी से लेकर के बिहार तक, वो अपने अलावा कुछ नहीं सोचते, तो उनके लिए कोई असहज नहीं होगी। अब रहा नीतीश के इधर आने और भाजपा के दरवाजे जो बंद वाला प्रश्न आपका था, देखिए सवाल छोटी कुर्बानी दे के अगर कोई बड़ी चीज हासिल होती है तो किया जाना चाहिए। अभी सबसे बड़ी जो परेशानी है नरेंद्र मोदी के लिए वो है 2024 में एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ विजय, और वो तभी होगा जब सब लोग मिल करके कहीं जहां भी 1% भी कोई एरर मार्जिन है उसको खत्म किया जाए। नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से अलग होने की सूचना मात्र से ही इंडिया गठबंधन में खलबली नहीं ठीक है, लेकिन अनिल जी यहाँ पे एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आप क्या एनालाइज कर पाए? नीतीश कुमार की जो नाराजगी है इंडिया अलायंस से, क्या सिर्फ यहीं तक सीमित है कि फैसले लेने में देरी हो रही है अनिल जी, या फिर वो समझ गए हैं कि मौजूदा वक्त में इंडिया अलायंस के साथ रहना सियासी तौर पर सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं देगा? 2024 में जो एनडीए है या फिर मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसको बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार में रिपीट किया जाएगा, लिहाजा लॉस में रहने से अच्छा है कि विन विन सिचुएशन हो जाए, ना हमारा लॉस ना उनका लॉस। देखिए अभी हाल में ही आपको 2-3 बयान सुनाता हूँ। ममता कुलकर्णी का बयान, ममता बनर्जी का बयान आया है कि वो अलग लड़ेगी, अकेले लड़ेगी, वो एनडीए में जाने की बात भी नहीं करेगी, क्योंकि उसको मालूम है उसका भविष्य एनडीए के साथ हो ही नहीं सकता। दूसरा महत्वपूर्ण पंजाब के मुख्यमंत्री का है, उन्होंने कहा पंजाब में आप आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव, उनको भी मालूम है कि बीजेपी और एनडीए के साथ उनका भविष्य नहीं है, इसलिए दिल्ली और पंजाब में अलग लड़ेंगे। लेकिन जेडीयू ये नहीं कर सकती, जेडीयू ये नहीं कह सकती है कि हम इंडी का गठबंधन का पार्ट तो नहीं रहेंगे लेकिन हम अलग लड़ेंगे, क्योंकि वो पहले भी बीजेपी के साथ आई है, आज भी बीजेपी के साथ आ जाएगी। उसकी एक बड़ी वजह है ये नाराज, मैं ये बात इसलिए आपको कही क्योंकि नाराज होकर इंडी गठबंधन को तोड़ देंगे नीतीश जी, ऐसा नहीं है। भविष्य में क्या फायदेमंद है इसके लिए लेंगे। अब सवाल ये होता है कि भाजपा को ज्यादा फायदा होगा या जेडीयू को ज्यादा फायदा होगा। देखिए फैसला कौन ले रहा है? भाजपा तो फैसला लेने की स्थिति में नहीं है कि नीतीश आएंगे कि नहीं आएंगे। भाजपा तो उसके बाद सेकेंडरी करेगी कि नीतीश जी अगर अप्लाई करते हैं तो वो हाँ करे या ना करे, पहला फैसला तो नीतीश जी का होना है। तो नीतीश जी क्यों फैसला लेंगे कि भाजपा में जाए, एनडीए में जाए और इंडी गठबंधन छोड़े? क्योंकि उनको मालूम है 2024 में जो एक वेव है, जो अभी नरेंद्र मोदी जी की वेव है, उसके तहत, जिसके तहत 2019 में भी 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, अब वो वेव पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि उस समय जेडीयू एलजेपी ये सब मिलकर लड़े थे इसलिए 39 सीटें जीती थी। आज सिर्फ जेडीयू छोड़ दे, बाकी गठबंधन तो एनडीए में है ही। तो ऐसा ना हो जेडीयू के सांसद उड़ जाए और दोबारा से 40 में से 40 या 39 सीटें दोबारा। छोटा सा जवाब राकेश जी, ये जनमत का अपमान नहीं होगा जिस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव जिताकर आगे बढ़ाया जाता है? वो पॉलिटिकल पार्टीज अपने सियासी फायदे के लिए किसी और के साथ सरकार बनाती नजर आती है, जनता तो नाराज होगी ना। जनमत का अपमान राजनीति में कोई महत्व नहीं है। हमारा फायदा हो रहा है वो है अपना भला भला जगमाही। यह है जनमत के अपमान की चिंता अगर लोगों को होती
तो वो सब के सब नीतिगत निर्णय लेने से पहले जनता के निर्णय की इज्जत करते। जनता के निर्णय का कोई इज्जत नहीं है, अपना भला है और इसकी जिम्मेवार जनता ही है। क्यों? क्योंकि वो अपने जाति के नाम पर, अपने वाले नाम पर देती है, विकास परक राजनीति पर, मुद्दा आधारित राजनीति पर कभी मतदान नहीं करती। अगर जनता एक बार पूछ ले कि पिछले चुनाव में आप पैदल आए थे, अब की बार फॉर्च्यूनर में कैसे आ गए हो, वो व्यवसाय हमको बता दो, क्योंकि अब तो ये एफिडेविट मारा ना भाई, तो उसी दिन उन लोगों को लगेगा कि भाई अब जनता प्रश्न पूछने लगी है। लेकिन जनता जय जयकार करती है, ठीक है, प्रश्न नहीं पूछती। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन अनिल जी, उसके बाद ब्रेक लूंगा। इसी पे आप कहना चाहता हूँ, जनता का अपमान 100% है और पॉलिटिकल पार्टी इसको करती है। जनता को इससे सबक सिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, इसमें जनता की कमी नहीं है। मैं आपको उदाहरण दूं महाराष्ट्र का, शिवसेना और बीजेपी अलायंस था, मिलकर चुनाव लड़े, उनके अलायंस को जनता ने बहुमत दिया सरकार आने के लिए। सरकार किसकी बनी? उन लोगों के साथ उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई जो लोगों को खिलाफ विपक्ष में बैठने का मौका दिया गया था। बीजेपी का इसमें क्या कसूर था? तो कुल मिला के यह है कि लेकिन आने वाला चुनाव में ही पता लगेगा कि जनता उद्धव ठाकरे को इस गलती की सजा देती है या इनाम देती है। लेकिन मैं मानता हूं इसके लिए कहीं ना कहीं जनता जरूर सबक सिखाती है और हो सकता है नीतीश जी को भी इसकी खामियाजा भुगतना। बिल्कुल, और उन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस वक्त मौजूदा वक्त में जो स्थितियां हैं वो अलग अलग नजर आ रही हैं। यार छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी है।